तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, जिसका हिंदी में कहते हैं जिसको रासायनिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? रासायनिक विज्ञान। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। इसको सबसे पहले जाने तो इसे विज्ञान का विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान का विज्ञान। ठीक है। इसके जनक लेवोसिये या बहुत से लोग इसको बोलते हैं लेवोसियर है। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों को लिख दिया है कि इसके जनक कौन है, तो बताना है लेवोसिये, या कहीं कहीं पर लेवोसियर भी होता है। ठीक है, तो लिख दिया है इसलिए हमने। तो इसको फिर से समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री के पिता या जनक किसे कहते हैं, तो बताना है लेवोसिये को कहते हैं। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, ठीक है, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक पीसी राय को कहते हैं। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है, बताना है पीसी राय। फिर एक और चीज पीसी में कहता है कि नाइट्रेट के जनक कौन है, तो बताना है इनके भी कौन है, तो पीसी राय। नाइट्रेट के जनक भी पीसी राय ही हैं। एक चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझें। जर्कोनियम क्या है? ठीक है, पूछ रहा है कि जर्कोनियम क्या है, तो बताना है यह एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के भी जल सकता है। ठीक है, या कहा जाए एक प्रकार से कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने वाला पदार्थ कौन सा है, तो बताना है जर्कोनियम। कौन है? जर्कोनियम। तो इसको चलो जाने, आगे से फिर थोड़ा जानेंगे कि पदार्थों का वर्गीकरण। सबसे पहले ये जान लें कि केमिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पदार्थ। यदि पदार्थ के बारे में नहीं पता है तो केमिस्ट्री का मतलब कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग जाने पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थों का वर्गीकरण जान लें। तो पदार्थों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक भौतिक आधार पर और दूसरा रासायनिक आधार पर। ठीक है, तो भौतिक आधार पर तीन प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला जो है उसको कहते हैं क्या, ठोस अवस्था। पदार्थों की सबसे पहली अवस्था क्या हो गई भौतिक आधार पर, तो ठोस अवस्था। दूसरी होती है द्रव, मतलब थोड़ा सा तरल अवस्था होती है पानी के जैसी, और गैस जो एकदम पूरी होती है, गैस जो कि हमको दिखाई ही नहीं देती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं गैस। तो ठोस, द्रव और गैस, तीन प्रकार की अवस्थाएं किसमें आएंगी, भौतिक आधार पर। फिर बताना है कि रासायनिक आधार पर दो प्रकार की होती है। सबसे पहली शुद्ध और अशुद्ध, जिसको मिश्रण भी बोल सकते हैं हम लोग एक प्रकार से। ठीक है, कि शुद्ध मिश्रण क्या है और अशुद्ध मिश्रण क्या है। तो शुद्ध के इसको अगर दो भागों में बांटे तो क्या हो जाएगा, एक होता है तत्व किसे कहते हैं पूछेगा, और दूसरा कि यौगिक क्या होता है। तो तत्वों को भी दो तरीके से बांटा गया है। तत्व जो होते हैं उनको भी दो तरीके से, एक होती है धातु क्या है, फिर बताना है कि आधातु किसे कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान गए कि रासायनिक आधार पर दो भागों में बांटा गया है पदार्थों को, जो कि शुद्ध है, और शुद्ध को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व और एक यौगिक। और तत्व को भी दो भागों में बांटा गया है, एक धातु और आधातु और उपधातु, तीन तरीके से। फिर यौगिक को देखें तो यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है कार्बनिक यौगिक। कौन होता है? कार्बनिक यौगिक। और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। कौन होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, फिर आगे पूछता है कि अशुद्ध मतलब, तो समांगी मिश्रण। ठीक है, मिश्रण के तौर पर किसको कहेंगे, समांगी मिश्रण, और दूसरा विषमांगी मिश्रण। ठीक, ये पूछेगा। तो ये सभी को हम लोग बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन इससे पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए फिर आगे जाने। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो हम लोगों का क्लास 10th का चैप्टर है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में जाने। तो सबसे पहला ही ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें सबसे पहले जाने की रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो बताना है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, क्या कह रहा है, दो हों या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए गुणधर्म वाले, क्या कह रहा है, किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का या एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं।
तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, आपस में मिलेंगे और आपस में मिल करके किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो ही वह क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। देखो बाबू, केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी के जैसा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम बहुत ही प्यार से पढ़ा रहे हैं, तो इसको बहुत ही मन लगा के पढ़ना, ठीक है। बायोलॉजी में क्या होता है, सब कुछ बढ़िया खेल कूद सब कुछ करके पढ़ सकते हैं, बट क्या है, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन सबको बहुत ही अच्छे से मन लगा के पढ़ना, ठीक है, क्योंकि यही फिजिक्स समझ में नहीं आते हैं जल्दी से और हम लोग बहुत प्यार से पढ़ना, ठीक है। तो आगे फिर इसका उदाहरण समझें, तो इसका उदाहरण क्या कह रहा है कि H2 प्लस O2, H2 किसका है, तो बताना हाइड्रोजन, और O से ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जल का निर्माण कर लेते हैं, मतलब H2O बन जाते हैं। इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या बन जाएंगे, H2O, या कहा जाए कि H2 प्लस O2 रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या बन जाते हैं, तो बताना है H2O, या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया के बाद, ठीक है, जो भी अपना बना सकते हैं। तो फिर आगे कह रहा है कि Mg प्लस O2। अब बहुत से बच्चों को ध्यान समझना, बहुत से बच्चों को क्या होता है कि ये नहीं समझ आता है ये क्या होता है सर, है ना, तो बताना है ये S का मतलब होता है सॉलिड और G का मतलब होता है गैस, ठीक है। तो इसलिए Mg प्लस O2 बराबर क्या हो जाएगा, MgO, मतलब सॉलिड हो जाएगा। अब समझ आ गया, तो ये उदाहरण थे दो जिनको हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से। फिर आगे कहता है कि एक नोट समझते हैं, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को किन्हीं भौतिक विधियों द्वारा, किन विधियों द्वारा, किन्हीं भी भौतिक विधियों द्वारा नहीं पलट सकते हैं, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि जैसे वाष्पीकरण, दूसरा ऊर्ध्वपातन और तीसरा उपकेंद्रीकरण, इन विधियों द्वारा हम इनको नहीं पलट सकते हैं। फिर आगे एक चीज और जाने, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण बताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या होते हैं, इनको समझे। तो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण सबसे पहला है कि भोजन का पकना, ठीक, दूसरा श्वसन, तीसरा दूध से दही का बनना, और चौथा मैग्नीशियम रिबन का वायु में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाना, ठीक है। ये सब चारों जो है और भी होते हैं, पर क्या है अभी ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जिनको हमने लिखवा दिया है, ये चार ही हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान लें क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण का मतलब कि जैसे भोजन यदि बन गया तो उसको दोबारा उस तरीके से नहीं पलट सकते। क्या पलट सकते हैं, नहीं ना। फिर कह रहा है कि श्वसन, ठीक है, और दूसरा दूध से दही का बनना। यदि दूध से दही बन गया तो क्या दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, है ना। तो इसलिए यही कहलाता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया, मतलब एक बार हो गई तो उसके द्वारा दूसरे उसी को फिर से वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से लिख लो इसको, फिर आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। तो फिर आगे जाने कि एक चीज कहता है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके द्वारा या उसके दौरान कौन कौन से परिवर्तन आते हैं उसको जाने, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि किसी भी पदार्थ में उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरा कि रंग में परिवर्तन आ जाएगा, तीसरा कि ताप में परिवर्तन होगा, और वह किसका उत्सर्जन हो जाएगा, गैस का उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लें कि बर्फ को हम लोग कर दें, ठीक, या लोहे को ले लें, जब किसी भी पदार्थ को ले लें तो क्या होगा कि उसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो काहे में बदल जाएगा, अवस्था में, मतलब उसकी अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यदि ठोस है तो द्रव बदल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद रंग में परिवर्तन, कि अगर किसी रंग का होगा तो वो उसका रंग थोड़ा सा लाल हो जाएगा या किसी और रंग का हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कि तापमान में परिवर्तन आ जाएगा, कि ठंडा था तो गर्म हो गया, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि गैस का उत्सर्जन, मान लीजिए जैसे पानी को हम लोग अगर गर्म करें तो इसमें से ऑक्सीजन या और भी गैसों का, हाइड्रोजन का, है ना, इस तरीके से क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। तो वही है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन है। तो आगे एक चीज समझें, इसी को बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि क्या है, कि एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, तो अब से बिल्कुल नहीं फंसना है, ठीक है। अब हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो कह रहा है कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं, ठीक। कैसे कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वही क्या कहलाएंगे,
अभिकारक कहलाएंगे। फिर आगे उत्पाद किसे कहते हैं बताएगा, तो पूछना वो बताना है कि वैसे पदार्थ या वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। क्या कह रहा है, अभिकारकों से मिलकर होता है, वही कहलाएंगे क्या, उत्पाद। तो इतना समझ में आने के बाद हम लोग जानेंगे कि मान लेते हैं, जैसे देखिए Mg+O2, ठीक है, ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। क्या है ये, अभिकारक, यानी इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है और उसके दौरान मतलब उसके द्वारा होने वाले जो आएंगे, इसलिए कह रहा था कि अभिकारकों से मिलकर, मतलब ये अभिकारक हो गया, एक ये हो गया, दोनों जब मिल करके क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, तो अभिकारकों द्वारा होने वाले या अभिकारकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को ही क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। ठीक, तो ये समझ आ गया कि अभिकारकों से ही मिलकर बनेगा उत्पाद। तो दो या दो से अधिक अभिकारकों से मिलकर बने पदार्थ को ही उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो चलो आगे जाने कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, ध्यान समझते हैं इसको, कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरणों द्वारा ही निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा, रासायनिक समीकरणों द्वारा ही निरूपित किया जाता है। और किसको, रासायनिक अभिक्रिया को, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि हमारा चैप्टर है। ठीक है, इसी के बारे में समझ रहे हैं। तो यही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरणों द्वारा ही निरूपित किया जाता है। तो फिर ये वाला जो पॉइंट है, इसको हमने इसलिए ब्लैक से लिख दिया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो। क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों की अभिकारकों और उत्पादों में, ठीक, यहीं पे समझना है प्यार से, कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों, वो समीकरणों की अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों, ठीक, अब बहुत से बच्चे होते हैं जो प्रतीक नहीं समझ पाते क्या होता है। ठीक, तो प्रतीक का मतलब होता है ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है, प्रतीक है। ठीक है, तो प्रतीकों या सूत्रों, इन्हीं को सूत्र भी कहा जाता है या प्रतीक। जैसे कहा जाए कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का सूत्र बताओ या प्रतीक बताओ, तो क्या बताना है कि ऑक्सीजन का सूत्र भी O होता है और प्रतीक भी O2 ही होता है। समझे, तो इसलिए चाहे पूछता है कि प्रतीक बताओ और चाहे सूत्र, दोनों एक ही है। तो इसीलिए कह रहा है क्या कि प्रतीकों का प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें अभिकारकों और उत्पादों के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो पदार्थों के प्रतीकों का या सूत्रों का। फिर आगे कहता है तीसरा पॉइंट कि प्रतीकों के साथ साथ, किसके, प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। जो प्रतीक होंगे उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाएगा कि उसकी अवस्था क्या है, ठोस है कि द्रव है। जैसे कि ये, ठीक, इसकी भौतिक अवस्था क्या हो गई कि ठोस है या द्रव है या गैस है, वो इसमें साफ दिख जाता है। ठीक है, अब जैसे कि उदाहरण में समझ लिया कि ये क्या है कि पदार्थों के प्रतीक हैं या ये पदार्थों के सूत्र हैं। ठीक है, और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक, फिर इसके बाद क्या है कि इसके ये क्या होंगे, तो ये हो जाएंगे इसकी वही भौतिक अवस्थाएं, जो भी बताया कि भौतिक अवस्थाओं का भी दर्शाया जाता है। फिर आगे जाने कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में जिनको हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जान ले क्या कि क्वेश्चन देता है कि रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे इसमें पूछा क्या कि रासायनिक निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये जो 4 समीकरण हैं इनको संतुलित करना है। लेकिन इससे पहले क्या है कि थोड़ा जान ले कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्या कर रहा है कि रासायनिक जो समीकरण हो या अभिक्रिया हो, इनको क्यों संतुलित करना आवश्यक है। तो इसके लिए ये 2 तथ्य दिए गए हैं कि सबसे पहला कि रासायनिक अभिक्रिया के पलटने वो पहले अभिकारक तथा बाद में उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा समझें। क्या कर रहा है कि जो ये अभिकारक होंगे, ठीक है, कि ये जो अभिकारक हैं इनकी उत्पाद, ठीक है, क्या कर रहा है, उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या। अब देखो ये जो पदार्थ है
और ये जो उत्पाद है, ठीक है, इन दोनों के ये तो अभिकारक हो गए और ये उत्पाद हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या कह रहा है कि इनकी जो परमाणु, ठीक है, कि परमाणुओं की संख्या होती है वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि इसकी मान लेते हैं कि Mg की कितनी संख्या है, 1 है, O2 की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर भी उतनी ही होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर 2 हो जाए या 3 हो जाए या कुछ भी हो जाएगा, ठीक। तो वही सही समीकरण कहलाएगा, मतलब वही संतुलित हो जाएगा। और बहुत से बच्चे यही संतुलित नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरा तथ्य क्या कह रहा है कि इससे दोनों तरफ के द्रव्यमान भी समान या बराबर हो जाएंगे। जब हम लोग इस समीकरण या क्रिया करेंगे तो इसके दौरान क्या हो जाएगा कि जो भी यहाँ पर आएगा वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा या समान हो जाएगा। तो चलो इसको करके देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अभी चारों को यहीं पर हम लोग हल करके देखने वाले हैं। तो इसको जल्दी से लिख लो यहाँ से, फिर आगे हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। लिख लिया? तो चलो आगे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग समझें इन्हीं के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं ये कि क्या है ना, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं इधर, तो इसको समझें। तो पहला ले लेते हैं, पहला इधर का H, फिर N, फिर O, ठीक है। और इसको कर लेते हैं, इसकी संख्या कितनी है, 1, N की संख्या 1 और O की संख्या 3 है, ठीक है। अब इधर इसको चलते हैं, तो C की संख्या Ca कितना है, तो 1, O कितना 2 और H कितना है, तो 2, ठीक। ये जान लिया हम लोगों ने कि इनकी संख्याएं कितनी है, ठीक है। अब इधर भी लिख लेते हैं, इधर का जान लें। तो क्या कह रहा है, Ca की संख्या कितनी है, 1, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो कह देना है 3, जब इधर कर देते हैं 2, कितनी है 2। फिर O की संख्या कितनी है, तो O इधर 3 है और इधर 2 है, तो 3 दूना 6, ठीक। अब इधर प्लस करते हैं, H की संख्या कितनी 2 और O की संख्या है 1, इधर कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका समझ आते हैं हम इसको। देखो इतना सब कुछ जब कर लेंगे तब इसके बाद क्या करेंगे, बताना है कि इधर गिन लेते हैं। तो इसकी संख्या कितनी है, 1, हाइड्रोजन संख्या 1, 2 इधर, तो कितना गया 3। तो अब इसकी तरफ कितने हैं, 3। अब क्या वो 3 हाइड्रोजन, अब इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इधर नहीं है, इधर है 2, तो यानी यह संतुलित नहीं है ना। तो इधर कर लेते हैं 2 से गुणा, कितने से कर लेते हैं 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकन्ना 2। और इधर भी कर लेते हैं 2 से गुणा, तो 2 एकन्ना 2, 2 एकन्ना 2 और 2 तिया 6, ठीक है। अब चलो जाने इसको करके देखते हैं। तो अब हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई, 2, ठीक, और 2 2 4, कितनी हो गई 4। अब इधर कितनी है 4, तो यानी हाइड्रोजन की संख्या समान हो गई, बराबर हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन को देखें, तो नाइट्रोजन पहले कितना था 1, अब कितना है 2, है ना। तो 2, इधर नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन संख्या 2 है और इधर नाइट्रोजन संख्या 2, तो ये भी हो गया समान। अब इधर ऑक्सीजन कितना था पहले 3, अब कितना है 6, तो अब इधर कितना हो गया है 2, तो 6 2 8, कितना है 8। तो अब इधर देखो, तो ऑक्सीजन कितना है 6 और इधर ऑक्सीजन कितना था पहले 1, अब कितना है 2, तो 6 2 8, तो यानी ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक। अब ऑक्सीजन की बात कितना, अब बचा है क्या, कैल्शियम। तो इसको देखें तो क्या हो जाएगा 1 और इधर कितना है 1, ठीक है, तो 1 1 ये भी समान है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया पूरा कि यह संतुलित हो गया है, ठीक, संतुलित हो गया है। या इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि पहले पैरा में हम लोगों ने मतलब HNO3 प्लस CaOH2, ठीक। तो
तो इधर देखो पहले वाले में हमने कितने से गुणा किया, 2 से, तो इधर रख देंगे सिंपल से 2। ठीक, अब इधर सिंपल से CaNO3 2 प्लस H2O ये था। तो हमने किसमें पहला वाले में किया था, लास्ट वाले में 2 से गुणा किया, तो इसमें सिंपल से 2 लगा दिया, तो ये हो जाएगा संतुलित। ठीक, तो यही हम लोगों का हो जाएगा यहाँ से पूरा आंसर। तो ये हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। ठीक है, या संतुलित कर दिया। तो सेम इसी तरीके से हम लोगों को सबको सिद्ध करना है या संतुलित करना है। तो फिर जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको। तो अब दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। ठीक, क्या कह रहा है, H2SO4 फिर Na2SO4 प्लस H2O। ठीक, तो इसको हम लोग चलो जानते हैं संतुलित करें कि कैसे। सेम उसी तरीके से हमको करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, अभी हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले पहला पैरा उतारते हैं। तो Na, तो Na की संख्या कितनी है, 1। फिर O की संख्या कितनी है, 1, और हाइड्रोजन की संख्या भी 1। ठीक है, फिर आगे बाद में जाने इसको करते हैं। तो H कितना है, 2, S 1, ऑक्सीजन 4, ये जान लिया। फिर अब इधर देखते हैं, तो क्या कह रहा है, Na 2, S 1 और ऑक्सीजन भी है 4। ठीक, अब इधर करते हैं। तो H कितना है, 2 और ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक, तो चलो करते हैं इसको सिंपल से, सीधा सीधा उसी तरीके से करेंगे जैसे ही अभी अभी हम लोगों ने किया था। लिखना है पहले, स्टार्ट नहीं करना, पहले समझ लेना है। ठीक है, कि कैसे किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसकी संख्याएं गिनते हैं। तो सोडियम संख्या कितनी है इधर, 1, और कहीं सोडियम है इधर नहीं है। ठीक है, तो अब इधर देखो, तो इधर कितनी है, सोडियम संख्या 2 है, और इधर कहीं सोडियम नहीं है। तो इधर कितना था, 1 है, तो इसलिए इधर हम लोग गुणा कर देंगे 2 से। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 है ना, और इधर कितना हो जाएगा, तो 1 ही है। तो हम लोगों को इधर गुणा ना करके, ठीक है, इधर गुणा ना करके पहले इधर करना। तो 2 से गुणा करेंगे, तो 2 करना 2, 2 दूना 2 करना 2 और 2 करना 2। ठीक है, तो अब इधर सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है, और इधर सोडियम की संख्या कितनी थी, 2 तो ऑलरेडी है। तो यानी ये हो गया संतुलित। अब ऑक्सीजन कितना था पहले, 1, अब कितना हो गया है, 2। अब 2 इधर है और इधर ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 2 6। अब इधर गिनते हैं, तो ऑक्सीजन कितना था, 4, और इधर कितना है, 1, तो 4 1 5 ही है ना। तो इस तरफ हम लोग गुणा कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगी, 2 दूना 4 और 2 1 करना 2। तो अब गिनो, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 4, 4 2 6, और इधर कितने हो गए, 4 और 2 6। तो ये भी हो गया संतुलित। ठीक, अब इधर करते हैं। तो हाइड्रोजन पहले 1 था, अब कितना हो गया है, 2 है ना, तो 2 हो गया है। तो 2 और 2 इधर हाइड्रोजन, तो 2 2 कितने हो गए, 4। अब इस साइड में देखते हैं हाइड्रोजन कहां पर है, तो हाइड्रोजन पहले 2 था, अब कितना है, 4। तो यानी हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब बचा क्या, वो सल्फर। तो सल्फर कितना था, 1 इधर है और सल्फर इधर भी 1 है। तो यानी सभी तत्व क्या हो गए, संतुलित हो गए हैं। ठीक, तो अब इसको हम लोग उसी तरीके से लिख लेंगे, कैसे,
तो सेम NaOH प्लस H2SO4 फिर Na2SO4 प्लस H2O। तो अब देखो हमने पहले किसमें 2 से गुणा किया था, तो पहले वाले पैरा में, तो इधर इसमें 2 और इधर हम लोगों ने लास्ट वाले में किया था ना, तो इसलिए लास्ट वाले में 2। अब ये हो गया हम लोगों का संतुलित। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखो, फिर हम लोग आगे करते हैं इसको भी। तो तीसरा वाला करते हैं पहले, चलो। तो NaCl प्लस AgNO3 फिर AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो आओ इसको जाने थोड़ा सा करके। तो सबसे पहले सेम उसी तरीके से फिर करना है, NaCl। तो Na की संख्या 1, Cl की संख्या 1। ठीक है, अब इधर Ag की संख्या कितनी है, 1, N की संख्या कितनी है, 1 और O की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, अब इधर देखिए करते हैं, Ag की संख्या 1, Cl की संख्या 1। अब इधर प्लस Na 1, N 1 और O 3। तो चलो इसको करके देखें जल्दी से, क्या ये भी संतुलित करना है या क्या पता सिंपल खुद सी है ना। तो चलो जाने कहता है कि Na 1 और कहीं है यहाँ पे नहीं है, इधर देखो Na 1 है, तो ये संतुलित है ऑलरेडी। फिर दूसरा Cl 1, Cl नहीं, इधर Cl 1, ये भी संतुलित है। फिर इधर Ag 1 है, इधर Ag 1, ये भी संतुलित है। N और इधर N1 ये भी सेम है। O3 और ये O3, यानी ये खुद से ही सिंपल है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः यह स्वयं ही संतुलित है। अतः यह स्वयं ही संतुलित है। ठीक है, यह स्वयं ही संतुलित था। तो सिर्फ हम लोग क्या है कि ऐसे ही देख लेना है। अब देखो कुछ इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। देखो जैसे क्या है कि इधर ऐसे डायरेक्ट गिन सकते हैं, इधर H1 है, इधर देखो H कहीं पर है 2 है, तो यानी ये संतुलित नहीं है, साफ ऐसे पता चल गया। फिर इधर देख लो कि Na1 है, इधर Na2 है, तो यानी संतुलित नहीं है। फिर इधर देखो Na1, इधर Na कहीं है 1, संतुलित। इधर Cl1, इधर भी Cl1 संतुलित है। Ag1 N1 और N1 O3 तो यानी ये पूरा खुद ही संतुलित है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और या फिर ऐसे करके कर सकते हैं। बट क्या है कि ऐसे करेंगे तो जब हम लोग एग्जाम में लिखेंगे तो वहां पे थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए वहां पे एग्जामिनर नंबर बहुत ही अच्छे से देगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे से आप लोगों को इस तरीके के कोई भी सवाल मिलते हैं कि संतुलित करने वाले, तो अब से संतुलित कर लोगे ना। हाँ, क्योंकि अब एकदम अच्छे से समझा दिया गया है। चलिए लास्ट वाले को भी करके खत्म करते हैं इसको। तो चौथा कह रहा है BaCl2। देखो पहले डायरेक्ट ऐसे ही देख लो, Ba इधर 1, इधर Ba1, Cl2 2 है और इधर Cl1 है, यानी ऐसे ही संतुलित नहीं है ना। तो Cl2 प्लस
H2SO4। ठीक, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि Ba1 समान Cl2 कितना है, 2 है, और इधर Cl2 1 है ना, और H2 2 है, इधर H 1 है, तो इसको हम डायरेक्ट खाली सिंपल से ऐसे 2 लगा दें, तब भी यह संतुलित हो जाएगा, क्योंकि H2 2 फिर H2 2। ठीक है, फिर यहाँ पे Cl 2 था, Cl भी 2 हो गया, है ना। फिर S कितना था 1, इधर भी S 1, O4 है, O4 है, डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन हम लोगों को ऐसे भी करना है। तो इसको उतारो, तो BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो चलो करें, तो BaCl तो B1 है, Ba1, Cl भी 2 है। ठीक, फिर प्लस में लगाना है, ऐसे कर लो। H कितना 2, S कितना है 1, और O है कितना 4, ये आ गया। फिर कह रहा है Ba कितना है 1, S कितना 1, और O कितना है 4, और इधर फिर करना है H कितना 1 और Cl भी 1। तो आओ इसको करें, ऐसे ही कर लें। तो Ba का संख्या कितनी है 1, इधर में Ba1 संतुलित, Cl 2 है, तो इधर Cl 1 है, तो इधर कर लेना है 2 से गुणा, तो 2 करना 2 और 2 करना 2। तो अब Cl कितना है 2, इधर भी Cl 2, यानी समान संतुलित। फिर H कितना है 2, इधर भी H हो गया है अब 2, है ना, तो संतुलित हो गया। फिर S1 है तो S1 हो गया, फिर कह रहा है O4 है तो O4 हो गया, तो अब यानी ये संतुलित हो गए। ठीक है, तो अब इनको डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि BaCl2 प्लस H2O वो H2SO4 BaSO4, और यहीं पे जहां पर हम लोगों ने लास्ट वाले में देखा था, तो वहीं पे 2 करके HCl। तो अभी हमने बताया ना कि ऐसे कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो उसको एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया था। ठीक है, कि कुछ हमने इसमें दिमाग लगाया, ये नहीं कि कहीं से भी कर दिया, है ना। तो जल्दी से इसको लिख लो, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद में आया होगा। तो आगे हम लोग इसको अगले वीडियो में जानेंगे, इसके आगे की समीकरण को के कितने प्रकार होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। ठीक है, बस तब तक के लाइक करो और कमेंट करो और शेयर करो। ठीक, और या अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको डेली मिलने वाली है। ठीक है, तो जय हिंद।